नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में। ये बेसिकली आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के रिलेटेड उनका बिजनेस आता है। तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, कौन कौन से जो सेगमेंट्स है जिससे उनके रेवेन्यूज आते हैं, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे जाके उनके वैल्यूएशंस भी देखेंगे और बाद में देखेंगे कि ये जो स्टॉक है वो फिलहाल के लेवल पे बाय करने के लिए एक ठीक लेवल पे अवेलेबल है या नहीं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ यही चैनल पे सारे डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस मिलेंगे। इसके अलावा जो क्वार्टरली के रिजल्ट्स आते हैं, जैसे कि अभी फिलहाल में आप देखो तो Q4 2020 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो ये जो सारे क्वार्टरली रिजल्ट्स है इसके बारे में हम काफी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हूं, तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। तो पहले हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज के जो बिजनेस मॉडल है उसके कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये इंडस्ट्री में बेसिकली जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर होता है, यानी जो ब्रांडेड प्लेयर होता है, जैसे कि सोनी हो गया या सैमसंग है या शाओमी है, तो ऐसे जो प्लेयर्स होते हैं वो अपने जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो मेजर फोकस होता है वो उनके अपने खुद के बिजनेस डेवलपमेंट में होता है। जैसे कि वहाँ पे वो नए नए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लॉन्च करते हैं, या इसके अलावा उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क होता है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। और जो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है उसके लिए वो एक आउटसाइडर हायर करते हैं और उनसे ये जो उनके प्रोडक्ट्स है उनको मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। तो ये केस में आप देखोगे तो जो मैन्युफैक्चरर है वो डिक्सन टेक्नोलॉजी है। पर ये आप इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में देखोगे तो जनरली जो वॉल्यूम्स होते हैं या जो रेवेन्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसके कंपैरेटिवली जो मार्जिन्स होते हैं यानी ऑपरेटिंग मार्जिन्स होते हैं या उनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हो गए या नेट प्रॉफिट्स हो गए, वो उनके रेवेन्यूज़ के कंपैरिजन में काफ़ी कम होते हैं। इसके जो डिटेल्स हैं हम आगे जाके देखेंगे जब भी हम डिक्सन टेक्नोलॉजी के फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप देखोगे तो चाइना में जो लेबर का कॉस्ट है वो रिसेंटली थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, और इसीलिए उनके जो कंपनीज़ है, चाइना की कंपनीज़, वो इंडिया में स्विच हो रही है, क्योंकि इंडिया में कंपैरेटिवली जो लेबर कॉस्ट है वो थोड़ा सस्ता है। और इसीलिए आप देखोगे तो ये जो इंडस्ट्री है इंडिया में, उसका जो ग्रोथ है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का ग्रोथ, वो 2013 टू 2017 में 26% का था, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2018 टू 2021 ये ईयर्स में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री लगभग 32% से ग्रो हो सकती है। यानी आप देखोगे तो ये इंडस्ट्री में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, पर यहाँ पे एक ही जो कंसर्न है वो टोटल प्रॉफिटेबिलिटी का है, यानी उनके ऑपरेटिंग लेवल के जो मार्जिन्स है वो काफ़ी कम है। इसके अलावा आप देखोगे तो इंडिया में जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है उनका जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज। और इसके अलावा जो रूरल रीजन है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है उनका अवेयरनेस डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, और इसीलिए आगे जाके ये जो सेक्टर है उसमें काफ़ी जो ग्रोथ है उसका पोटेंशियल है। अभी हम डिक्सन टेक्नोलॉजी की पर्टिकुलर जो जर्नी है उसके कुछ डिटेल्स देखते हैं। तो ये जो बेसिकली कंपनी है वो 1994 में शुरू हुई थी, और उन्होंने जब भी पहले शुरुआत की थी तभी वो कलर टेलीविज़न मैन्युफैक्चर करते थे। 1996 में उन्होंने 2 नए प्लांट शुरू किए नोएडा में, और बाद में 2008 में उन्होंने नया प्रोडक्शन शुरू किया जो CFL के जो बल्ब्स होते हैं उसके रिगार्डिंग। इसके बाद में 2008 में ही प्राइवेट इक्विटी यानी PE फंड ने उनका जो बिजनेस है उसमें स्टेक लिया। 2009 और 2010 में उन्होंने वॉशिंग मशीन के नए बिजनेस की सेगमेंट की शुरुआत की, और उसके बाद में उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन शुरू किया। इसका मतलब उनको जो टोटल फिनिश प्रोडक्ट हो गया वो बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगते हैं उसका भी उन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया, जैसे कि मेटल की शीट हो गई या मोल्डिंग के सेगमेंट्स हो गए। तो ऐसे अलग अलग तरीके से उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया। 2014 में उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने जो रेवेन्यूज़ है वो टोटल 10,000 मिलियन रुपीज़ किए, यानी उन्होंने स्टैंड अलोन बेसिस पे फर्स्ट टाइम 1000 करोड़ के रेवेन्यूज किए। 2015 में आप देखोगे तो उन्होंने DAPL और DBMPL में जो बचा हुआ स्टेक था उसको भी एक्वायर कर लिया। 2016 में उन्होंने मोबाइल फ़ोन, ये जो कैटेगरी है ये नई कैटेगरी थी, उसमें उन्होंने एंटर किया, और इसके बाद में वही साल में उनको आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से क्लियरेंस मिल गया उनका नया प्लांट शुरुआत करने के लिए। 2017 में उनके जो DAPL और DBMPL ये जो उनके वोली ओन सब्सिडरीज थे उसको उन्होंने अपने जो खुद का बिजनेस है उसमें मर्ज कर लिया, और इसके बाद में 2017 में ये जो स्टॉक है उसकी लिस्टिंग हुई थी, और जब भी लिस्टिंग हुई थी तब ये स्टॉक 117 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। 2018 में आप देखोगे तो उन्होंने और एक नया बिजनेस सेगमेंट शुरू किया है
जिसका नाम है CCTV और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स यानी DVRs। तो ये जो सारे डिटेल्स है हम आगे जाके इसके बारे में और जानेंगे, और ये कौन कौन से सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं, उनके प्रॉफिट मार्जिन्स कितने हैं, ये जो सेगमेंट्स है वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके रेवेन्यूज़ में या उनके प्रॉफिट्स में। इसके अलावा उनके अलग अलग सेगमेंट्स में उनका टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितना है, चाइना का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये बिजनेस में क्या रिस्क आ सकते हैं, इसके बारे में हम आगे जाके देखते हैं। तो यहाँ पे आप उनके अलग अलग सेगमेंट्स देख सकते हो जिससे उनके रेवेन्यूज आते हैं। तो पहला सेगमेंट हो गया कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक का सेगमेंट, जहाँ पे बेसिकली वो टेलीविजन यानी टीवी बनाते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखो तो अलग अलग टाइप्स के टीवी आ जाते हैं। एक हो गया अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवी या एंड्रॉयड टीवी, स्मार्ट टीवी। तो ऐसे अलग अलग जो टाइप्स के टीवीज है वो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी अपने कस्टमर्स के लिए मैन्युफैक्चर करता है। तो ये सेगमेंट में आप देखोगे तो उनका Xiaomi एक बहुत बड़ा कस्टमर है। इसके बाद में आप उनका सेकंड सेगमेंट देखोगे तो वो वॉशिंग मशीन के मैन्युफैक्चरिंग का है। तो यहाँ पे भी उनके अलग अलग कस्टमर्स है। इसकी जो डिटेल्स है हम आगे जाके देखेंगे जब भी हम उनके टोटल कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड सेगमेंट हो गया उनका लाइटनिंग का सेगमेंट। तो ये सेगमेंट में वो बेसिकली LED का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और यहाँ पे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी इंडिया में सबसे ज़्यादा उनके पास कैपेसिटी है LED बल्ब मैन्युफैक्चर करने के लिए। उन्होंने रिसेंटली मोबाइल ये जो सेगमेंट है उसमें एंट्री किया था, और वहाँ पे उनका पहले जॉइंट वेंचर था, और बाद में उन्होंने जो पूरा बचा हुआ स्टेक था उसको भी एक्वायर कर लिया है। पर ये जो सेगमेंट आप देखोगे तो यहाँ पे इसका जो परफॉर्मेंस है वो इतना अच्छा नहीं है, और इसीलिए वो अपना जो कैपेसिटी है वो फुल्ली यूटिलाइज करने के लिए उन्होंने रिसेंटली रिलायंस जियो के साथ टाई अप किया था, और वो रिलायंस जियो के लिए अभी फिलहाल में सेट टॉप बॉक्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट उनका सिक्योरिटी डिवाइसेस का सेगमेंट है। इसमें वो बेसिकली जो सिक्योरिटी के लिए कैमराज लगते हैं या जो DVRs लगते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पर ये जो सेगमेंट है उसका रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी कम है, और ये एक डेवलपिंग सेगमेंट है। रिवर्स लॉजिस्टिक ये उनका लास्ट सेगमेंट है। तो ये सेगमेंट में आप देखोगे तो वो रिपेयरिंग के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं LCD LED टीवीज के लिए, जैसे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके साथ भी उन्होंने टाई अप किया है। अभी हम उनके प्लांट्स के डिटेल देखते हैं। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के आप देखोगे तो टोटल 10 प्लांट्स है, और उसमें से जो 3 प्लांट्स है वो यूपी में है, जहाँ पे वो CFL लैम्प्स, मोबाइल फोन्स, इसके अलावा LED बल्ब्स और जो CFL लैम्प के लिए PCB का असेंबली लगता है वो वहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा जो रिवर्स लॉजिस्टिक का उनका सेगमेंट है वो भी उनके यूपी के प्लांट में ही है। इसके अलावा उनका एक प्लांट जो है वो नोएडा में है, जिसमें वो LED बल्ब और उसके रिगार्डिंग जो पार्ट्स लगते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके बाद आप देखोगे तो उनके जो 3 प्लांट्स है वो उत्तराखंड में है, जहाँ पे वो LED टीवी, CFL लैम्प्स, LED और इसके अलावा वो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। रिसेंटली आप देखोगे तो उनको फुल्ली ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन है उनकी भी कुछ ऑर्डर मिली है, और यहाँ पे आप उनके टोटल मॉडल्स देखोगे तो टोटल 140 अलग अलग तरीके के जो मॉडल्स है वॉशिंग मशीन में वो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर करती है। इसमें भी आप देखोगे तो उनके अलग अलग ब्रांड्स के साथ टाई अप्स है। इसके बाद में उनका आंध्र प्रदेश में और एक प्लांट है जहाँ पे वो LED टीवी, CCTV और DVR मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि हर एक जो बिजनेस सेगमेंट है उनका, जैसे कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी टीवी हो गया, या उसके अलावा जो लाइटनिंग का सेगमेंट है, तो ये हर एक सेगमेंट की कैपेसिटी की क्या डिटेल्स है और कौन जो एग्जैक्टली कस्टमर है जिसके लिए डिक्सॉन टेक्नोलॉजी अपने जो प्रोडक्ट्स है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट सेगमेंट देखोगे तो वो टेलीविजन यानी टीवी का है, जहाँ पे वो अलग अलग साइजेस के टीवी मैन्युफैक्चर करता है। जैसे कि 19 इंचेस से 65 इंचेस के जो टीवीज है वो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर करता है। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के टीवी आ जाते हैं, स्मार्ट टीवी हो गया, सेमी स्मार्ट हो गया, एंड्रॉयड टीवी हो गया, और इसमें उनकी जो कैपेसिटी है वो पहले 3.4 मिलियन इतनी थी, और रिसेंटली उन्होंने जो कैपेसिटी है वो बढ़ा के 4.8 मिलियन की है। जिसमें उनके जो कस्टमर्स है, मेजर जो कस्टमर है वो Xiaomi का है। इसके अलावा वो फ्लिपकार्ट, पैनासोनिक या लॉयड ऐसे कंपनीज के लिए भी अपने जो टीवीज़ है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। बाद में सेकंड कैटेगरी आ जाता है PCBA यानी PCB असेंबली का, जहाँ पर भी उनका जो कैपेसिटी था वो पहले 1 मिलियन का था, उन्होंने इंक्रीज़ करके फिलहाल में वो 2 मिलियन किया है। थर्ड कैटेगरी हो गया उनका LED बल्ब्स का, या बल्ब्स में आप देखोगे तो बेसिकली 3 टाइप्स आ जाते हैं। एक LED बल्ब होता है उनका, उसके बाद में डाउन लाइटर्स है, और जो बैटर्न है वो भी लाइट के ही सेगमेंट में आ जाता है। तो LED बल्ब्स में आप देखोगे तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का टोटल 40% का मार्केट शेयर है, जिसमें उनकी जो टोटल कैपेसिटी है, ईयरली कैपेसिटी, वो 20 मिलियंस की है। यानी आप देखोगे तो लगभग 2 करोड़ जो बल्ब है वो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है। और इसमें आप उनके कस्टमर्स देखोगे तो फिलिप्स हो गया या बजाज हो गया, इसके अलावा विप्रो, सिस्का, पॉलीकैब, ये अलग अलग उनके कस्टमर्स है। रिसेंटली उनको हैवल से भी ऑर्डर मिली है, जिसमें आप देखोगे तो वो इमरजेंसी जो लाइट्स है उनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं।
इसके अलावा वो HPL के लिए भी अलग अलग जो लाइट्स है उनका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। पैटर्न ये जो सेगमेंट है उसमें उनका कैपेसिटी पहले 1.5 लाख इतना था, बाद में उन्होंने वो बढ़ा के 1.5 मिलियन करने वाले हैं वो आगे, और उसके बाद में भी आप देखो तो उनका टोटल जो टारगेट है वो 2 मिलियन कैपेसिटी का है। इसके बाद में जो डाउन लाइटर्स है इसमें डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का 25% का मार्केट शेयर है, और इसमें भी आप उनका टोटल कैपेसिटी देखोगे तो वो पहले से 1.5 लाख का था, बाद में उन्होंने बढ़ा के वो 8 लाख का किया, और फिलहाल में आप देखोगे तो उनका प्लान टोटल 1.2 मिलियन ये जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज करने का है। नेक्स्ट सेगमेंट उनका वॉशिंग मशीन का है, जिसमें वो 6 to 10 kgs के लिए अलग अलग जो वॉशिंग मशीन्स है उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसमें ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों तरीके के वॉशिंग मशीन आ जाते हैं। इसमें वो टोटल 140 अलग अलग जो मॉडल्स है उनको डिज़ाइन करते हैं, और इसमें भी आप देखोगे तो उनका जो इनिशियल कैपेसिटी था वो 1.2 मिलियन इतना था पर एनम के लिए। इसमें भी वो टोटल 60 लाख का जो कैपेसिटी है वो नया कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, और बाद में जो टोटल नया कैपेसिटी हो जाएगा वो 1.8 मिलियन का हो जाएगा। इसमें आप उनके कस्टमर्स देखोगे तो सैमसंग हो गया, गोदरेज हो गया, वोल्टास बेको ये उनका और एक कस्टमर्स है, और इसके अलावा पैनासोनिक भी है। सिक्योरिटी कैमराज में उनका 6 लाख मंथली कैपेसिटी है, और DVRs में उनका जो कैपेसिटी है वो 1 लाख का है मंथली बेसिस पे। रिसेंटली जैसे कि मैंने आपको पहले बताया उनको जियो का एक ऑर्डर मिला है सेट टॉप बॉक्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, और उनके जो मोबाइल के प्लांट्स है इसके रिगार्डिंग रिसेंटली कुछ इश्यूज हुए थे, क्योंकि उनके जो कस्टमर्स है उनके जो प्रोडक्ट्स है उसके लिए उतना आप देखो तो डिमांड नहीं है, और इसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है वो आप देखो डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज पे आया था, और इसीलिए डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का मोबाइल के सेगमेंट में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफ़ी कम है, और इसीलिए उन्होंने फिलहाल में जो कैपेसिटी है वो जियो से जो उनको ऑर्डर मिला है सेट टॉप बॉक्स का उसके रिलेटेड उन्होंने जो कैपेसिटी है उसको शिफ्ट किया है। अभी हम डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का जो रिसेंट का रिजल्ट आया था उसके डिटेल्स देखते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली हम उनके रेवेन्यूज और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखोगे, और बाद में हम उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जो रेवेन्यूज़ है उनके बेसिकली 6 सेगमेंट से आते हैं। तो जो मेजर कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यूज़ का वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जहाँ पे वो बेसिकली टीवी को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यहाँ पे आप क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करोगे, यानी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये ईयर का क्वार्टर, तो यहाँ पे 58% का ग्रोथ हुआ है। लाइटनिंग प्रोडक्ट्स में 18% का ग्रोथ है, पर होम अप्लायंस में आप देखोगे जहाँ पे वो वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चर करते हैं यहाँ पे डी ग्रो हुआ है, और सिमिलरली मोबाइल फोन्स में भी उनका डीग्रोथ हुआ है। पर यहाँ पे आप देखोगे तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है 2019 का जो उन्होंने डेटा दिया है, आप करोड़ में देखोगे तो 151 करोड़ का रेवेन्यूज़ है। वो टोटल आप देखोगे तो जब भी उनका जॉइंट वेंचर था जिसमें उनका सिर्फ 50% का टोटल स्टेक था। रिसेंटली उन्होंने ये जो जॉइंट वेंचर है उसका टोटल कंप्लीटली उसको एक्वायर कर लिया है, और उनका फिलहाल में जो मोबाइल फोन का सेगमेंट है उसमें 100% का स्टेक है। पर आप देखोगे तो 50% जब भी था तभी उससे जो रेवेन्यूज़ आया था वो 151 CR का था, और फिलहाल में आप देखोगे तो जब भी उनका 100% का एक्विजिशन हुआ उनका रेवेन्यू यहाँ पे एक्चुअल में कम हुआ है, जो 139 करोड़ का हुआ है। तो एक्चुअल में जो चेंज है वो 8% का नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे तो वहाँ पे चेंज आया है, यानी जो बिज़नेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। उसके बाद में आप देखोगे तो सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, जिसमें भी उनका एक जॉइंट वेंचर है जिसमें उनका 50% का स्टेक है। इसमें आप देखो तो लास्ट ईयर में उनके जो टोटल रेवेन्यूज़ है वो सिर्फ 25 करोड़ के थे, जो फिलहाल के क्वार्टर में आप देखोगे तो वो 50 करोड़ के हुए हैं। लगभग यहाँ पे जो रेवेन्यूज़ है वो डबल हो चुके हैं। सिमिलरली जो रिवर्स लॉजिस्टिक का सेगमेंट है वो भी एक आप देखोगे तो बहुत ही छोटा सेगमेंट है। लास्ट ईयर में इसके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 3 करोड़ का था, फिलहाल में आप देखोगे तो लगभग 4.6 करोड़ का है। इसके बाद में अभी हम ये देखते हैं कि करंटली जो बिजनेस सेगमेंट्स है उनके अलग अलग वो उनके रेवेन्यू में कैसे कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। तो फिलहाल में आप देखो तो जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक का सेगमेंट है वो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, जो 46% का है। बाद में जो लाइटनिंग प्रोडक्ट्स है वो 28% है, होम अप्लायंस 17%, मोबाइल फोन्स 14%, सिक्योरिटी सिस्टम 5%, और सबसे कम जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो रिवर्स लॉजिस्टिक ये सेगमेंट्स है, जहाँ पे वो बेसिकली रिपेयरिंग के अलग अलग जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में आप देखोगे तो सबसे जो ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है वो उनका लाइटनिंग जो प्रोडक्ट्स है उससे आते हैं, जिसमें आप देखो तो टोटल 23.85 करोड़ के जो प्रॉफिट्स है उनको Q3 2020 में मिले हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखोगे तो उसका जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा है, पर आप उनके टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखोगे तो वो सिर्फ 11.4 करोड़ के है, क्योंकि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो कंज्यूमर सेगमेंट में सिर्फ 2.5% का है, और लाइटनिंग प्रोडक्ट में आप देखोगे तो वही वो 8.6% का है। होम अप्लायंस में आप देखोगे तो उन्होंने ये क्वार्टर में लगभग 9.1 करोड़ के प्रॉफिट पोस्ट किए थे, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 13.4% का है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा आप देखो तो यहाँ पे इंक्रीज आया है।
नेक्स्ट जो सेगमेंट है उनका मोबाइल फोन का सेगमेंट, यहाँ पे एक्चुअल में डिक्लाइन आया है। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो लास्ट ईयर में यहाँ पे उनका जॉइंट वेंचर था, 50% का स्टेक था। करंट ईयर में उनका जो स्टेक है उन्होंने 100% किया है, पर एक्चुअल में जो प्रॉफिट है वहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। सिमिलरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वहाँ पे भी डिक्लाइन हुआ है। करंटली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2.3% का है मोबाइल सेगमेंट में। इसके बाद में जो सिक्योरिटी सिस्टम्स है, जहाँ पे उनका बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो सेगमेंट है वो बहुत ही छोटा सेगमेंट है। वो पहले लास्ट ईयर में सिर्फ 8 लाख का प्रॉफिट कंट्रीब्यूट कर रहा था, और यहाँ पे भी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो सिर्फ 4.4% के है। रिवर्स लॉजिस्टिक ये जो सेगमेंट है वो बेसिकली यहाँ पे टर्न अराउंड हुआ है। लास्ट ईयर में लॉस मेकिंग सेगमेंट था, रिसेंटली वो 1.59 करोड़ के प्रॉफिट पोस्ट कर रहा है। और ये सेगमेंट में जो मार्जिन्स आप देखोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा मार्जिन्स है, लगभग 34% के मार्जिन्स उनको ये सेगमेंट से आ रहे हैं। पर आप देखोगे तो ये जो सेगमेंट है वो एक छोटा सेगमेंट है, और इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी। अभी हम कंपनी के कैश के बारे में देखते हैं, उन्होंने उनका जो डेट है वो कैसे मैनेज किया है, कैसे उन्होंने कैपेक्स किया है। तो यहाँ पे आप कंपेयर करोगे लास्ट ईयर के क्वार्टर से ये ईयर के क्वार्टर में, तो उनका जो नेट डेट है वो बेसिकली लास्ट ईयर में 96.9 करोड़ का था। यहाँ पे करंटली आप देखोगे तो उनका जो नेट डेट है वो निगेटिव है, यानी कंपनी आप यहाँ पे देखोगे तो नेट डेट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेट फ्री हो चुकी है। उनका जो टोटल डेट है वो लास्ट ईयर में 141 करोड़ का था, वो यहाँ पे ये ईयर में रिड्यूस होकर 67 करोड़ का हुआ। और कैश इक्विवेलेंट जो लास्ट ईयर में 44 करोड़ के थे वो ये ईयर में लगभग 91 करोड़ के हैं। सिमिलरली आप ये ईयर के नेट डेट टू इक्विटी और नेट डेट टू ईबिटा के रेशो देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूव हो चुका है। कैपेक्स में आप देखोगे तो ये जो सेगमेंट है उनके अलग अलग, जैसे कि टीवी का सेगमेंट हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, या इसके अलावा लाइटनिंग का सेगमेंट हो गया, ये अलग अलग जो सेगमेंट्स है उनको इम्प्रूव करने के लिए या उनका जो टोटल कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ करने के लिए उनको कैपेक्स करने पड़ते हैं। तो रिसेंटली उनका जो कैपेक्स है यानी 2019 में उन्होंने 87-88 करोड़ का टोटल कैपेक्स प्लान किया है। तो अभी हम आगे जाके उनके जो फाइनेंशियल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप उनके रेवेन्यूज़ देख सकते हो 2012 ईयर से 2019, और TTM यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स यानी लास्ट के 4 क्वार्टर्स के बेसिस पे। डिक्सन टेक्नोलॉजी का आप देखोगे तो उनका फिलहाल में Q4 2020 का रिजल्ट नहीं आया है, इसीलिए हम TTM यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बेसिस पे यहाँ पे एनालिस कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखोगे तो उनका 2019 में लगभग 136 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, और आप TTM के बेसिस में देखोगे तो टोटल 205 करोड़ का था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखोगे तो ये टोटल जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम है। रिसेंटली डिक्सन टेक्नोलॉजी अपने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है उसको वो इंक्रीज़ कर रहा है, और आप फिलहाल में देखोगे ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बेसिस पे तो वहाँ पे ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट्स है वो 5% के हुए हैं। नेट प्रॉफिट्स आप देखोगे तो वो 109 करोड़ के है, पर यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो वो सिर्फ 2.48% का है। यानी ये जो सेक्टर है बेसिकली वहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट्स है वो काफ़ी कम है। आपको ये बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको उनके जो रेवेन्यूज़ है उसको ग्रो करना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE भी आप देखोगे तो यहाँ पे ROCE उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया है। 2016 में वो 30% का था, 17 में वो 37%, और फिलहाल में आप देखो तो वहाँ पे थोड़ा एक डिक्लाइन हुआ है। और इसके आप रीजंस देखोगे तो रिसेंटली जो मैनेजमेंट है वो अपने बिजनेस को थोड़ा रिस्ट्रक्चर कर रही है, और इसमें आप देखो तो मैनेजमेंट ने अपना जो बिजनेस है उसमें आप देखो तो कुछ कैपिटल का इन्फ्यूजन किया है। अभी हम उनके वैल्यूएशंस देख लेते हैं और क्या रिस्क है ये बिजनेस में उसके डिटेल्स देखते हैं। तो फिलहाल में आप करंटली देखोगे तो जो स्टॉक है उसका प्राइस टू अर्निंग लगभग 53 टाइम्स है, प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखोगे तो वो 13 टाइम्स है। तो मुझे ये जो स्टॉक है वो काफ़ी महंगा लग रहा है। और इसके अलावा ये आप टोटल बिजनेस सेगमेंट देख लोगे या सेक्टर देखोगे तो यहाँ पे आप देखो तो कुछ रिस्क है, जैसे कि उनके जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ही कम कस्टमर्स पे है। यानी यदि उनके कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम आ जाता है या उनके जो प्रोडक्ट्स है उनके सेलिंग में कुछ इश्यूज आते हैं तो इसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट है वो डिक्सन टेक्नोलॉजी पे आता है। और रिसेंटली ऐसी सिचुएशन आई भी है जब भी उनका जो एक कस्टमर था जिसका नाम है जियोनी मोबाइल फोन्स में, उनके जो मोबाइल फोन्स के सेल्स है वो काफ़ी अफेक्ट हो गए थे, और इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के टोटल आप रेवेन्यूज़ और उनके प्रॉफिट्स मोबाइल सेगमेंट में इसमें आप उनका इम्पैक्ट देख सकते हो। इसके अलावा ये जो टोटल बिजनेस है वो काफ़ी लो मार्जिन का बिजनेस है, यानी यदि एक्सटर्नल फैक्टर्स में कुछ चेंजेस होते हैं तो उसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो उनके प्रॉफिट्स और प्रॉफिटेबिलिटी पे हो जाता है। आप इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में देखोगे तो यहाँ पे और एक रिस्क है जहाँ पर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी OEM जब भी उनके जो सप्लायर्स है यानी उनके जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको वो स्विच करता है, तो ये काफ़ी आप देखोगे तो ये बड़ा रिस्क हो जाता है। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरर्स है
उनके जो रॉ मटेरियल है उसका जो डिपेंडेंसी है वो चाइना में काफ़ी ज़्यादा है। आप डिक्सन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड देखोगे तो जो लाइटनिंग का सेगमेंट है उसका जो डिपेंडेंसी है वो चाइना से लगभग 40 to 45% का है, यानी 40 to 45% के जो इंपोर्ट्स है वो चाइना से आ रहे हैं। इसके अलावा वॉशिंग मशीन में भी आप देखोगे तो जो नंबर है वो लगभग 40 to 45% का ही है। टेलीविजन सेगमेंट में आप देखोगे तो सबसे बड़ा उनका रिस्क है, जिसमें उनके जो रॉ मटेरियल से यानी जो अलग अलग कंपोनेंट्स लगते हैं वो 80% चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं। मोबाइल में आप देखो तो मोबाइल सेगमेंट में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि उनका जो मेजर कस्टमर है वो सैमसंग है। तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे चाइना के जो टोटल डिपेंडेंसी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज के लिए वो बहुत ज़्यादा है। यदि गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी में चेंजेस करती है तो मुझे लगता है उनका जो बिजनेस है उसमें काफ़ी अफेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा ये जो टोटल बिजनेस है मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो फिलहाल में ये जो स्टॉक है वो मैं मेरे पोर्टफोलियो में होल्ड नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे लगता है कि उनके जो टोटल ऑपरेटिंग लेवल के मार्जिन है वो काफ़ी कम है। हालांकि उन्होंने अपने जो टोटल डेट है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज किया है। इसके अलावा उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफ़ी अच्छा है। उनके काफ़ी अलग अलग आप देखोगे तो वेल नोन ब्रांड्स उनके प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। पर मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है उसको मैं फिलहाल में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे आगे जाके कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी ये जो स्टॉक है हमें वो सपोज बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिल जाता है तो आगे जाके मैं ये जो स्टॉक है वहाँ पे मैं मेरा जो पोजीशन है वो क्रिएट कर सकता हूँ। यदि आपको भी डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में और जानकारी चाहिए होगी, उनके फाइनेंशियल्स को आपको स्टडी करना है, तो आप टिकरटेप ये जो साइट है उसका यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको उनका इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये जो सारे स्टेटमेंट्स है आप ये जो साइट है वहाँ पे जाके उसको रीड कर सकते हो। और इसके अलावा आपको सपोज प्रमोटर का कितना होल्डिंग है ये स्टॉक में, या टोटल म्यूचुअल फंड्स कितने होल्ड कर रहे हैं, एफआईआई का इसमें कितना स्टेक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनका जो स्टेक है उसमें कितना चेंजेस हुआ है, ये भी जो डिटेल्स है आप ये साइट पे देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे न्यूज़ का भी सेक्शन है, तो यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो कि लेटेस्ट ये जो स्टॉक है उसके रिलेटेड क्या न्यूज़ है या बिजनेस में क्या डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। इवेंट्स के सेक्शन में जाके आप देख सकते हो कि क्या कॉर्पोरेट एक्शंस फिलहाल में हुआ है या क्या अनाउंसमेंट मैनेजमेंट ने किया है, कितने जो डिविडेंड्स है वो मैनेजमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है। तो टिकरटेप साइट पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा उनका आप देखोगे तो एक स्टॉक स्क्रीनर भी है, तो यहाँ पे आप आपके अलग अलग जो पैरामीटर जैसे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या उनके प्रॉफिट की ग्रोथ या इसके अलावा डेट टू इक्विटी, ऐसे अलग अलग जो फाइनेंशियल रेशोज है वो आप यहाँ पे स्क्रीनर में एंटर कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो अलग अलग स्टॉक्स है उसका आप स्क्रीनिंग भी कर सकते हो। और टिकरटेप की जो लिंक है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, तो आप ये लिंक पे जाके आपका जो एनालिसिस है वो कर सकते हो। तो क्या आप डिक्सन टेक्नोलॉजीज आपके पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हो? इसके रिगार्डिंग मैंने ऊपर एक पोल क्रिएट किया है जहां आप आपका ओपिनियन दे सकते हो। और यदि आपको कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो, ताकि ये स्टॉक में मैं मेरा जो एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर करूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है आपको फ्यूचर में मिल सके। और ये वीडियो आप आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि मैंने जो एनालिसिस किया है उनसे उनको भी बेनिफिट मिल सके।